सीडीडीकल एसएसटी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में भारत के भूगोल से एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का मैदानी भाग। भारत में इन मैदानी भागों का निर्माण कहां कहां हुआ है और इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि भारत के मैदानी भाग कहां कहां पे हैं और उनका निर्माण किनके किनके द्वारा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे भारत का मैदानी भाग है। भारत के मैदानी भाग को मैंने दो भागों में बांटा है, एक प्रादेशिक विभाजन और दूसरा है तटीय विभाजन। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पे नदियों के आधार पे बांटा गया है, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तो बात हो गई उत्तर भारत के जो मैदान है उनकी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तटीय विभाजन। तटीय विभाजन का मतलब यहाँ पे तटीय मैदान जो पश्चिम में है वो पश्चिमी तटीय मैदान और जो पूरब में है वो पूर्वी तटीय मैदान। विथ डायग्राम और विथ कंटेंट के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, तो पश्चिमी तटीय मैदान ये हो गया। इसके बाद ये पूर्वी हो गया, तो ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया। यहाँ पे देखिए ये सिंधु नदी हो गया, ये सिंधु नदी, तो ये पंजाब का मैदान हो गया। ठीक है, सिंधु नदी का भाग पूरा पंजाब का मैदान कहलाता है। इसके बाद गंगा नदी है। गंगा नदी को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे एक ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। तो ऊपर है इसलिए ऊपर ऊपरी, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य यानी मध्य में बीच वाला भाग हो गया। निम्न, निम्न का मतलब नीचे। जैसे किसी प्रश्न का जब उत्तर देते हैं तो लिखा रहता है, प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा है, तो यहाँ पे निम्न गंगा का मतलब नीचे वाला भाग, ठीक है। मध्य वाला बीच का भाग हो गया और ऊपर मतलब जो ऊपरी भाग हो गया। तो गंगा के जो मैदानी भाग है उसको तीन भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद दोस्तों यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो असम का मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको तीन भागों में बांटा गया है, गंगा का, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इनको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अगर सिंधु मैदान की बात करें, शुरुआत पहले सिंधु मैदान से करते हैं। तो सिंधु नदी जो है इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्रम वाइज हैं और ये 5 सहायक नदियां हैं। इनके बीच का जो भाग होता है, इनके बीच का जो भाग होता है इसी को दोआब कहा जाता है। दोआब, दोआब का जो क्षेत्र होता है वही मैदान होता है। तो ध्यान रखेंगे, दो नदियां, एक नदी बह रही है, एक नदी ये बह रही है, इसके बीच का जो भाग होता है, जो क्षेत्र होता है उसी को मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दोआब का क्षेत्र होता है उसी को मैदान कहते हैं और इन्हीं मैदानों को, इन्हीं दोआब को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा मैदान है, कौन सा दोआब है, चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब यानी मैदान है, फिर इसके बाद रावी, ब्यास, ब्यास और सतलज। ऐसे कौन कौन से दोआब हैं उनको आइए डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो बने दोआब हैं उनको समझते हैं। तो पहले सबसे पहले दोआब क्या होता है ये समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोआब। दोआब, दो का मतलब, दो आब मतलब पानी, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो पंजाब हो जाएगा, यानी 5 नदियों की जो भूमि होगी उसे पंजाब कहा गया है। तो पूरा ये क्षेत्र जो है आपका पंजाब कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में जो 5 नदियों की भूमि जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। ये 5 नदियों का जो संगम होता है या 5 नदियों की जो भूमि है वो पाकिस्तान के पंजाब में है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को मैदान कहते हैं। जैसे यहाँ पे चांज दोआब लिखा है, रचना दोआब, बारी दोआब, विश्व दोआब, यही दोआब मैदान कहलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब नदी बहती है तो अपने साथ कटाव करती है, जिसे अपरदन कहा जाता है। जब अपरदन होता है तो अपरदन के द्वारा कटाव होगा तो जो कुछ भी अवसाद आएगा वो नदी अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। जहां से लेकर जाती है फिर कहीं तो जमा करेगी, जहां पे जमा करेगी वहां मैदान का निर्माण होगा। तो यही जो क्षेत्र बनता है यही धीरे धीरे मैदान बन जाता है। यानी नदियां अपने साथ कटाव करती हैं, यानी अपरदन होता है।
जब कटाव करके अपरदन करके अवसाद लेकर आती है तो अवसादों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं दोआब के द्वारा बना मैदान, या दोआब ही मैदान कहलाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालय है, फिर इसके बाद मिडिल हिमालय है, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय है। ग्रेट हिमालय से जब नदियां निकलकर मिडिल हिमालय को क्रॉस करके शिवालिक श्रेणी को पार करके जब इसके बाद मैदानी भाग में आती हैं तो नदियां अपरदन करती हैं। जब नदियां अपरदन करती हैं तो बहुत सारे जो है गड्ढे का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये गड्ढे जो है जब निर्माण करती है तो उन्हें स्थानीय भाषा में पंजाब में चो कहा जाता है, ठीक है, उन्हें चो कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो गड्ढे वाले क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं चो, जो पंजाब में बनता है। अब डिटेल में समझते हैं एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। पूछिएगा झेलम और चिनाव, झेलम और चिनाव नदी के बीच का भाग कौन सा दोआब कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए चांझ दोआब, या तो बोलते हैं इसे चांझ दोआब। तो चांझ दोआब या चांझ दोआब बात एक ही है, ठीक है, दोनों नाम अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे चांझ दोआब और चांझ दोआब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पहला अक्षर लिखिए, यहाँ से चा लीजिए, ठीक है, और यहाँ से पहला अक्षर लिखिए झा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चांझ। तो यहां से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, या तो चांझ या तो चांझ, ठीक है। अगला है यहाँ पे रचना दोआब। चिनाव और रावी नदी के मध्य का दोआब रचना दोआब कहलाता है और यही रचना दोआब मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक पॉइंट, यहाँ पे पहला अक्षर रा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चा और ना लेंगे तो क्या बन जाएगा, रचना दोआब। रा और चा ना, यहाँ हो जाएगा रचना दोआब, ठीक है। आगे देखिए रावी और ब्यास के जो बीच का भाग है उसे बोलते हैं बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब। तो यहाँ से बा लेंगे और यहाँ से रा लेंगे, ठीक है, यहाँ से बा और यहाँ से रा, और बारी दोआब हो जाएगा। रा पे मात्रा लगा देंगे तो बारी दोआब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब हो गया, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बा लेंगे और यहाँ से सा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बिस्ट दोआब, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिंधु के जो सहायक नदियां हैं उनके बीच का जो दोआब है वही मैदान कहलाता है। तो चांझ दोआब या रचना दोआब, बारी दोआब, विश्व दोआब, और यही दोआब मैदान कहलाते हैं। ये तो बात हो गई सिंधु नदी की जो दोआब है और मैदान है उनके बारे में। अब बात करते हैं गंगा नदी के मैदानी भाग के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। गंगा मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। मैपे में आप देख सकते हैं ये ऊपरी गंगा का मैदान और ये मध्य गंगा का मैदान और ये आपका है निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो किन किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए यमुना, रामगंगा, काली नदी, गोमती, घाघरा, इन 5 नदियों के द्वारा उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण होता है। तो ये 5 नदियां हैं जो ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो बनाती है। इसके बाद दोस्तों आता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान देखा जाए तो घाघरा इसमें भी है, घाघरा इसमें भी, क्योंकि घाघरा यूपी से जो है बिहार में भी बहती है। तो यहाँ पे देखिए घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी और कोसी नदी ये मध्य गंगा का मैदान बनाती है। आप ऐसे कह सकते हैं ये पूरा यूपी और ये पूरा बिहार और ये पूरा पश्चिम बंगाल, तो ये क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है निम्न गंगा का मैदान में। इसमें हुगली नदी और महानंदा जो है निम्न गंगा का मैदान का निर्माण करती है। इसमें गंगा नदी तो कॉमन है ही है क्योंकि गंगा नदी की 7 सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियां जो है गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये पूरा का पूरा असम, यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो पूरी तरह से मैदानी भाग में आ जाती है और यही पूरा का पूरा जो है मैदान का निर्माण होता है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि असम में जब नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी तो वहां पे एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है असम में ही बनता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे उत्तर का जो मैदान है उसको भू आकृति के आधार पर भी बांटा गया है। तो भू आकृति के आधार पर उत्तर भारत जो मैदान है उसको डिवाइड किया गया है, जैसे भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, रेह, भूड़, डेल्टा, ये सब जो है भू आकृति के आधार पर बांटे गए हैं। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर,
खादर, रेह, बूढ़, डेल्टा क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं भूआकृति के आधार पे जो उत्तर भारत के मैदानों को बांटा गया है उनको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए भाभर, तराई, बांगर, रेह, भूड़, खादर और डेल्टा इन भूआकृतियों में बांटा गया है। सबसे पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दोस्तों ये है भाभर क्षेत्र। देखिए ये पर्वत है, ठीक है, ये है पर्वत। अब दोस्तों क्या होता है, इन पर्वतों का होता है अपक्षय। अपक्षय कब होता है, जब चट्टाने अपनी ही जगह पे टूट जाती है रासायनिक और भौतिक अपक्षय क्रिया द्वारा, तो उसे कहते हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चट्टाने जब अपनी जगह पे टूट जाती है तो अपक्षय क्रिया कहलाता है। यानी चट्टाने टूट टूट के कहाँ आएंगी, नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगी तो एक जगह पे जमा हो जाती है, पूरी ढेर एक तरह से जमा हो जाती है। जब जमा हो जाती है उसी जो क्षेत्र को, जो जमा वाला क्षेत्र है, जो चट्टानों का चूर्ण है, यानी टुकड़े टुकड़े जो चट्टान के हुए हैं उसी का चूर्ण जो जमा हो जाता है तो उसी को भाभर कहते हैं। भाभर का मतलब ये कह सकते हैं कि जो ककड़ीली पथरी वाली क्षेत्र होती है, ठीक है, ककड़ीली और जो पथरीली वाली क्षेत्र होती है उसी को कहते हैं भाभर क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बाद यहाँ पे भाभर क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। भाभर क्षेत्र जो होता है ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर की एक पूरी की पूरी पट्टी है। 8 से लेकर 16 किलोमीटर की पूरी पट्टी है भाभर क्षेत्र, जो शिवालिक के नीचे पाया जाता है। तो भाभर क्षेत्र क्या है, ककड़ली पथरीली वाले क्षेत्र है। ये कंकड़ पत्थर कहां से आया, तो इन चट्टानों के अपक्षय क्रिया के द्वारा इन जो है ककड़ली पथरी का निर्माण हुआ, जिसे भाभर क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये ग्रेट हिमालय है, ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, वो नदी निकलती है ग्रेट हिमालय से। ग्रेट हिमालय से क्यों निकलती है, क्योंकि वहां ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हाइट पे है। हाइट पे मतलब होने का क्या तात्पर्य है, जब ऐसा माना जाता है कि जब धरातल से 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर की आप ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। दोस्तों जब तापमान कम हो जाता है ऊपर जाने पे, तो जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो पूरा सबसे ऊंची चोटी है यानी ग्रेट हिमालय में है, तो हिमालय पे जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो हाइट पे है, इसलिए ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर पिघलते हैं, जब पिघलेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। जब ग्लेशियर पिघल के नीचे आएंगे तो उसी को नदी कहा जाएगा। अब नदी का निर्माण यहां से होता है। तो दोस्तों जब नदी बहेगी तो यहां से नदी बहकर कहाँ आएगी, मिडिल हिमालय को क्रॉस करते हुए, शिवालिक हिमालय को क्रॉस करते हुए भाभर क्षेत्र में आती है। अब ध्यान से जरा यहाँ पे देखेंगे, जब नदी यहाँ पे भाभर क्षेत्र में आएगी तो ककड़ीली पथरीली वाले क्षेत्र में जो है ये छुप जाती है, पता नहीं चलता है, उसके बीच से गुजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बहुत बड़ा गिट्टी का भंडार पूरा पड़ा हो, आप उसमें पानी डालिए, पानी डालते ही आपको पता नहीं चलेगा कि पानी जा कहाँ रहा है, क्योंकि पानी जो है उसमें अंदर से कहीं कहीं निकल जाएगा। पानी दिखाई देगा आपको कहाँ पे, तराई वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे तराई वाले क्षेत्र में नदी फिर से दिखाई देती है। अब यहां से सवाल बनेंगे कि ऐसा कौन सा भूआकृति वाला क्षेत्र है, या ऐसा कौन सा क्षेत्र है, या कौन सा मैदानी क्षेत्र है जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो जवाब होगा भाभर क्षेत्र में। भाभर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं और पुनः हमें तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब देखिए जब नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी तराई वाले क्षेत्र में, तो पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। जब पानी जमा हो जाएगा तो तराई वाला क्षेत्र कैसा बन जाएगा, दलदली क्षेत्र बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि तराई एक दलदली क्षेत्र होता है। तो नदी जहां पुनः दिखाई दे उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, और जहां नदी गायब हो जाए उसे भाभर क्षेत्र कहते हैं। भाभर क्षेत्र ककड़ली पथरीली वाला क्षेत्र होता है जो शिवालिक हिमालय के नीचे 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी पाई जाती है। आई बात समझ में। अब दोस्तों बात करते हैं बांगर। बांगर का मतलब यह होता है कि जहां पे नदी का पानी ना पहुंचे, या पहले कभी पहुंचा हुआ होगा
फिर नदी का पानी नहीं पहुंचता है, तो वहां पे जब नदी का पानी नहीं पहुंचेगा तो मिट्टी कैसी होगी, पुरानी होगी कि नहीं होगी? आपका जवाब होगा पुरानी होगी। तो पुरानी जो मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है, उसे बांगर कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पानी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंचाई होगी। जब सिंचाई होती है तो वहां पे कुछ और देखने को हमें मिलते हैं। जैसे जब देखिए, जब सिंचाई होती है तो रेह कैसे कहते हैं वो समझना हमें। जो बांगर वाला क्षेत्र होता है, इसी बांगर वाले क्षेत्र में रेह पाए जाते हैं। रेह क्या होता है? जब अधिक सिंचाई होती है तो अधिक सिंचाई से भूमि पर नमक की परत बिछ जाती है। जो भूमि होता है भाई, उसमें जो उर्वरा शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है सिंचाई अधिक होने से। अब जो अधिक सिंचाई होगी तो भूमि पे जो होगा उसमें नमक की परत पाई जाती है, और उसी नमक के परत वाले क्षेत्र को कहते हैं रेह। रेह या कल्लर कहा जाता है। ये ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी जो है यूपी में देखने को मिलता है रेह। इसके बाद दोस्तों भूड़ किसे कहते हैं? अब देखिए, जब अधिक बांगर वाले क्षेत्र में पानी तो कभी पहुंचता ही नहीं है नदी का, कभी पहले पहुंचा था, तो यहाँ पे सिंचाई अधिक होती है। जब सिंचाई अधिक होगी तो मुलायम मिट्टी क्या हो जाएगी? मुलायम मिट्टी कट के बह जाएगी, ठीक है। अब बचेगा वहां पे क्या बचेगा? कंकड़ पत्थर। जो कंकड़ पत्थर रहेगा छोटे छोटे वो बचेंगे। तो जो कंकड़ पत्थर बचेगा तो कह सकते हैं कि जिस भूमि में कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा हो उसे कहते हैं भूड़, ठीक है। तो रेह और भूड़ आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बात हुई बांगर वाले क्षेत्र की। अब बात करते हैं खादर वाले क्षेत्र की। खादर का मतलब ये होता है कि जहां पे नदियों का पानी पहुंचता है, जैसे बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र में पानी भर जाता है। अब पानी जब सूखेगा तो आप उस जगह पे देखेंगे कि वहां पे एक नई मिट्टी का जो है जमाव होता है, और जब नई मिट्टी का जमाव होता है तो कैसे हुआ? नदी का पानी के द्वारा जब नदी आई तो उसमें जो है कि नई मिट्टी का जमाव हुआ, जिसे खादर कहते हैं। यानी नवीन मिट्टी का जो परत होता है उसी को खादर कहते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा में देखिए क्या होता है, जब नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलने से पहले, चूंकि नदी यहां से बह रही है, तो जब नदी बहती है तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद लेकर जाती है। अवसाद का मतलब होता है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब लेकर जाती है। कटाव होता है, नदी कटाव करके चलती है तो कटाव के साथ अपने साथ अवसाद लेकर जाती है। अवसाद जब लेकर जाएगी कहीं तो जमा करेगी। जमा कहां करेगी? जमा वहां करती है जहां एकदम नदी की जो गति है बिल्कुल धीमी हो जाती है। समुद्र तट पर, समुद्र तट पर जो धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि समुद्र का जो स्थल है वो सबसे निचला स्तर होता है, तो यहीं पे नदी जो है विलीन हो जाती है समुद्र में जाके। तो समुद्र मिलने से पहले जो इसके अवसाद होते हैं वो बीच बीच में यहीं पे ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है। अवसाद जमा हो जाते हैं और उन्हीं अवसादों के बीच से नदी ऐसे गुजरना शुरू कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ये त्रिभुज के आकार में इस प्रकार से होता है, इसलिए से डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, नदी समुद्र में मिलने से पहले जो उसके अवसाद होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और नदी उन्हीं बीचों से गुजर के अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिससे डेल्टा का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन जो है भूआकृतियों के आधार पे मैदानी भाग को बांटा गया है। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। तो ये था मैदानी भाग। अब दूसरे वीडियो मुलाकात हुई, तो तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।